नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर सीबीआर में एक बार फिर स्वागत है। तो आज की क्लास में आप लोग राजनीतिक दल और राज्य चुनाव आयोग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बेहद महत्वपूर्ण क्लास है। और स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के लिए तो बेहद महत्वपूर्ण है ही। तो साथियों, राजनीतिक दल, सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीतिक दलों की। तो किसी भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उस देश में सरकार के गठन और उसे संचालित करने के लिए राजनीतिक दलों का होना बेहद ज़रूरी होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इसीलिए आज राजनीतिक दलों की प्रकृति, उनके कार्य आदि के बारे में बहुत ही नज़दीक से देखने का प्रयास करेंगे। और राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों होती है, राष्ट्रीय दल और राज्य स्तरीय दल, इन्हें किस तरीके से मान्यता मिलती है, इनके बारे में भी आज विस्तार से देखने का प्रयास करेंगे, विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। और जो साथी चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है सभी साथियों से कि वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो जो राजनीतिक दल होते हैं ये साथियों ऐसे प्रमुख लोगों का एक संगठन होता है जिस संगठन का हर सदस्य, प्रत्येक सदस्य एक निश्चित विचारधारा में, एक संगठित विचारधारा में काम करता है। हम क्या कह सकते हैं कि जो राजनीतिक दल होते हैं ये एक संगठित समूह होता है, लोगों का एक संगठित समूह होता है जिसका प्रत्येक सदस्य एक ही विचारधारा में काम करता है, एक ही विचारधारा में कार्य करता है। ठीक है। राजनीतिक दलों को कई लोगों ने, कई विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से परिभाषित भी किया है और परीक्षाओं में कई बार आपको स्टेटमेंट दे दिया जाता है, राजनीतिक दल की परिभाषा दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि ये परिभाषा किस विद्वान ने दी है, या फिर परीक्षा में आपसे लिखने के लिए भी कहा जा सकता है राजनीतिक दल के बारे में इनकी परिभाषा को स्पष्ट करते हुए इनके कार्य तथा प्रकृति के बारे में समझाइए। तो आपको उनकी परिभाषा बतानी होती है और कुछ विद्वानों के नाम भी बताने होते हैं जिन्होंने अपने अपने हिसाब से इसे परिभाषित किया है। तो एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है गिल क्राइस्ट। इन्होंने ये कहा कि जो राजनीतिक दल होते हैं ये नागरिकों का एक ऐसा समूह होता है, ऐसा संगठन होता है जिनका एक ही दृष्टिकोण होता है और एक ही राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित होकर ये जो सरकार होती है उसे नियंत्रित करने का काम करते हैं। क्या कहा इन्होंने कि ये नागरिकों का ऐसा समूह होता है जिनका एक ही दृष्टिकोण होता है। क्या होता है? एक ही दृष्टिकोण होता है और एक राजनीतिक इकाई के रूप में, राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित होकर सरकार को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, नियंत्रित
करने का प्रयास करते हैं। तो ये बात किसने कही? गिलक्राइस्ट ने। एक व्यक्ति और हुए हैं जिन्होंने इधर लिख लीजिए, एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है एडमंड बर्क। इन्होंने ये कहा कि जो राजनीतिक दल होते हैं ये मनुष्यों का एक ऐसा संगठन होता है जो एक ही सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि मनुष्यों का संगठन होता है जो एक ही सिद्धांत पर कार्य करते हैं, एक ही सिद्धांत पर कार्य करते हैं। और कौन से सिद्धांत पर? ऐसे सिद्धांत पर कार्य करते हैं जिसमें राष्ट्रीय हित जुड़ा हो। क्या जुड़ा हो? राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित जुड़ा हो। तो इन्होंने क्या कहा कि राजनीतिक दल मनुष्यों का ऐसा संगठन होता है जो एक ही सिद्धांत पर कार्य करते हैं और ऐसे सिद्धांत पर कार्य करते हैं जिस सिद्धांत या जिसमें राष्ट्रीय हित जुड़ा हो। ठीक है। इसी तरीके से एक व्यक्ति हुए हैं लॉर्ड ब्राइस। इन्होंने ये कहा, क्या नाम है इनका? लॉर्ड ब्राइस। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन होता है जो अपनी पूरी शक्ति सत्ता प्राप्ति के लिए लगा देता है। क्या कहा? कि ऐसा संगठन है, ये ऐसा संगठन होता है जो अपनी पूरी शक्ति सत्ता प्राप्ति में लगा देता है। ठीक है। मतलब इनका और कोई कार्य नहीं है, ये केवल इसीलिए बने हैं कि इनको सत्ता प्राप्त करनी है। और इसी तरीके से एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए हैं, इनके बारे में कई बार पूछा भी गया है, मॉरिस दुर्वजर। इन्होंने ये कहा कि राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन होता है जो, या हम कह सकते हैं ये एक सत्ता प्राप्ति का मंत्र होता है। इन्होंने क्या कहा कि राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति का मंत्र होता है और इन्हें नीति और सिद्धांत से कोई वास्ता नहीं होता। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अन्य चीजें इनके लिए गॉड होती हैं, अन्य चीजों को ये हाशिए पर रखते हैं, लेकिन मुख्य कार्य इनका भी सत्ता प्राप्ति ही होता है। ये बात किसने कही? मॉरिस दुर्वजर ने। तो मुख्य रूप से ये आप 4 नाम याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाम है और ये परिभाषाएं आपसे पूछी जाती हैं, तो ये नोट कर लिया होगा। तो ये जो राजनीतिक दल होते हैं साथियों, इनकी अगर उत्पत्ति की बात करें तो एक लैटिन भाषा का एक शब्द है, लैटिन भाषा का एक शब्द है पार्टायर। शब्द क्या है? पार्टायर। ये शब्द जो है पार्ट से बना हुआ है। पार्ट का मतलब विभाजन। ठीक। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जो राजनीतिक दल होते हैं समाज में विभिन्न हितों, विभिन्न विचारधाराओं वाले लोगों के वर्गों
कि आपस में पारस्परिक विभाजन के परिणाम स्वरूप ये उत्पन्न होते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? इसका मतलब है विभाजन, अर्थात समाज में जो विभिन्न वर्ग के लोग रहते हैं, विभिन्न विचारधाराओं के जो लोग रहते हैं, उन विचारधाराओं के लोगों में आपस में पारस्परिक मतभेद उत्पन्न करने के बाद, पारस्परिक विभाजन करने के बाद इन दलों की उत्पत्ति होती है। लेकिन जो राजनीतिक दल होते हैं, आखिर ये क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? राजनीतिक दल क्यों जरूरी है? इनकी उपयोगिता क्या है? ये क्यों होने चाहिए? तो इस चीज़ के बारे में जानने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि अगर राजनीतिक दल न होते तो क्या होता। राजनीतिक दल की अनुपस्थिति में लोकतंत्र किस तरीके से चलता, अगर इस चीज़ की हम लोग कल्पना कर लेंगे तो इनकी जो ज़रूरत है उसको भी हम लोग समझ पाएंगे। तो ये ज़रूरी क्यों है? तो सबसे पहले आप क्या समझेंगे कि इनकी अनुपस्थिति में यदि राजनीतिक दल न होते तो क्या होता? सबसे पहले इसे समझ लीजिए। देखिए, अगर राजनीतिक दल न होते तो सबसे पहली बात कि जो उम्मीदवार होते वो स्वतंत्र और निर्दलीय होते। कैसे होते? पहली बात कि जो उम्मीदवार जो होते वो कैसे होते? स्वतंत्र होते। और कैसे होते? निर्दलीय होते ना। और ये लोग जो सरकार की जो भूमिका होती, सरकार की जो उपयोगिता होती, वो कहने का मतलब है कि सरकार की कोई उपयोगिता नहीं होती, है ना। सरकार की कोई उपयोगिता नहीं होती। और ये जो स्वतंत्र और निर्दलीय उम्मीदवार हैं, ये केवल अपने क्षेत्र का विकास करते और अपने क्षेत्र के ही विकास के लिए ये उत्तरदायी होते। ये लोग क्या करते? ये अपने क्षेत्र का विकास करते और उसी के लिए ये उत्तरदायी होते। चौथी चीज़ ये है कि इन उम्मीदवारों को या इन सदस्यों को इसकी कोई परवाह नहीं होती कि देश किस तरीके से चल रहा है, अर्थात देश के विकास के बारे में इन्हें कोई चिंता नहीं होती। देश के विकास की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। देश के विकास की उत्तरदायी कोई भी व्यक्ति नहीं होता। देश कैसे चले इसकी किसी को परवाह नहीं होती। और जो आज लोक लुभावने वादे राजनीतिक पार्टियां करती हैं, ये वादे भी नहीं होते। तो ये कुछ बिंदु हैं, इनसे हम लोग समझ सकते हैं कि आखिर राजनीतिक दल अगर ना होते तो क्या होता। और इसीलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, सरकार के गठन और उसे संचालित करने के लिए, सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाने के लिए, सरकार की नीतियों का समर्थन और विरोध करने के लिए राजनीतिक दलों का होना बहुत ही जरूरी होता है। साथियों, राजनीतिक दलों की हमारे लोकतंत्र में मुख्य रूप से ये किस तरीके से भूमिका निभाते हैं?
राजनीतिक दलों की भूमिका क्या होती है? तो अगर हम भूमिका की बात करें तो हमने आपको बताया कि मुख्य रूप से जो शासक होता है और जो शासित होते हैं, इन दोनों लोगों के बीच में राजनीतिक दल एक सेतु का काम करते हैं, एक पुल का काम करते हैं, एक ब्रिज का काम करते हैं, आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो क्या बताया कि शासक और शासितों के बीच एक पुल का कार्य करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि देश के अंदर जो भी समस्याएं व्याप्त हैं, उन समस्याओं को ये लोग उजागर करते हैं और जनता के सामने लेके आते हैं। ठीक है। देश की समस्याओं को जनता के सामने लाते हैं। ठीक है। और ये क्या करते हैं? तीसरी चीज ये है कि ये लोग जनता को एक तरीके से जागरूक करते हैं। क्या करते हैं? जनता को जागरूक करते हैं। ठीक। चौथी चीज, ये लोग कानून बनाने में भी अपनी भूमिका निभाते हैं। भाई, जो कानून बनाया जाता है उसमें भी राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप होता है, राजनीतिक दलों की भूमिका होती है। तो यहाँ लिख सकते हो कि कानून निर्माण में योगदान। कानून निर्माण में ये लोग योगदान करते हैं और चुनाव लड़कर ये लोग सरकार का गठन करते हैं और उसे संचालित करते हैं। चुनाव लड़कर ये क्या करते हैं? सरकार का गठन करते हैं और उसे संचालित करते हैं। ठीक है। इसी तरीके से ये विपक्ष में बैठकर सरकार की नीतियों की आलोचनाएं करते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं। ठीक है। विपक्ष में बैठकर सरकार पर नियंत्रण रखते हैं और सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करते हैं। तो राजनीतिक दलों की हमारे लोकतंत्र में ये कुछ भूमिकाएं हैं। तो एक प्रश्न बनता है कि आखिर लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए आखिर कितने दलों का होना जरूरी होता है? लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कितने दल होने चाहिए? तो अगर हम इसकी बात करें कि आखिर इस व्यवस्था को बनाने के लिए या इस व्यवस्था को चलाने के लिए मुख्य रूप से कितने दल उपयोगी होते हैं, तो प्यारे साथियों, किसी देश में तो एक दल को सरकार बनाने और उसे संचालित करने की परमिशन है, या कह सकते हैं वहाँ पर ये ऐसा कानून है कि वहाँ पर एक ही दल सरकार बनाएगा और चलाएगा। किसी देश में ये अनुमति 2 दलों को है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत में
बहुदलीय व्यवस्था है। कैसी है? भारत में बहुदलीय व्यवस्था है और ये बहुदलीय व्यवस्था होने के कारण यहाँ पर गठबंधन की राजनीति अपने चरम पर रहती है। इसे चाहे आप गठबंधन कह लो चाहे मोर्चा कह लो, एक ही बात है, ठीक। तो जिस देश के अंदर बहुदलीय व्यवस्था होती है वहाँ आपको गठबंधन की राजनीति मुख्य तौर पर देखने को मिलेगी और ये बहुदलीय व्यवस्था राजनीति पर एक नकारात्मक प्रभाव डालती है। देश को राजनीतिक अस्थिरता की तरफ ले जाने का कार्य करती है। जहाँ पर भी बहुदलीय व्यवस्था है वहाँ पर आपको ये देखने को जरूर मिलेगा कि देश के अंदर राजनीतिक अस्थिरता का काल जरूर देखने को मिलेगा। सॉरी। हमारे देश में भी आपको हमने पिछली क्लास में बताया था कि जब पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की बात आई थी, उस समय की बात आप देखिए, उस काल को आप उठा के देखिए, राजनीतिक अस्थिरता से भरा हुआ काल था। तो अब बात आती है कि जब बहुदलीय व्यवस्था देश की राजनीति पर एक नकारात्मक प्रभाव छोड़ती है और राजनीतिक अस्थिरता की तरफ देश को ले जाती है, तो फिर तो एक या दो दल ही होना जरूरी है। मतलब एक या दो दल ही उपयुक्त होते हैं, एक या दो दल होने चाहिए। तो क्या एक या दो दल से काम चल सकता है? अगर इसका उत्तर अगर हम देखें तो प्यारे साथियों, देखिए, जो बहुदलीय व्यवस्था है ये कोई एक दिन की उपज नहीं है और प्रत्येक राजनीतिक दल का अपनी अपनी जगह पर अलग अलग कार्य होता है, अपनी अपनी जगह पर उनकी अलग अलग भूमिका होती है। चूंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और अपना देश विविधताओं से भरा हुआ है और इतनी सारी विविधताओं को ये एक या दो दल नहीं समेट सकते हैं और इसलिए जो पद्धति अपने देश में बहुदलीय व्यवस्था की चल रही है ये बिल्कुल उपयोगी है, उपयुक्त है और ऐसा होना भी चाहिए। तो ये आखिर जो राजनीतिक दल होते हैं ये दलों के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे एक तो दल होता है प्रतिक्रियावादी दल, दूसरा रूढ़िवादी दल और तीसरा उदारवादी दल और चौथा सुधारवादी दल। ये दलों की कुछ प्रकृति होती है। जो प्रतिक्रियावादी दल होते हैं ये प्यारे साथियों ऐसे दल होते हैं जो पुरातन व्यवस्था में, प्राचीन व्यवस्था में ही विश्वास करते हैं। ये किसमें? ये प्राचीन व्यवस्था में भरोसा करते हैं, ठीक है। रूढ़िवादी दल ये ऐसे दल होते हैं जो व्यवस्था चल रही है उसी में भरोसा करते हैं और उसी तरीके से व्यवस्था को चलाने में अपना योगदान देते हैं। इसी तरीके से जो उदारवादी दल होते हैं ये जो वर्तमान व्यवस्था है उसको कहीं न कहीं बदलना चाहते हैं या थोड़ा बदलाव के साथ वो इस व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहते हैं।
ऐसे दलों की, जो भी ऐसे दल हैं जिनकी ये विचारधारा है, वो किस में आएंगे? उदारवादी दल में। और जो सुधारवादी दल होते हैं, ये ऐसे दल होते हैं जो वर्तमान व्यवस्था को बिल्कुल बदलना चाहते हैं, वर्तमान व्यवस्था को हटाकर एक नई व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे दलों को हम सुधारवादी दलों में रख सकते हैं। ठीक है। हमारे देश में जो दल हैं, ये 3 प्रकार के दल हैं। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। एक तो राष्ट्रीय दल होते हैं, राष्ट्रीय दल। एक राज्य स्तरीय दल होते हैं, जिन्हें हम क्षेत्रीय दल भी कहते हैं, क्षेत्रीय दल। और एक होते हैं गैर मान्यता प्राप्त दल। ठीक है। और इन तीनों प्रकार के दलों का पंजीकरण ECI यानी भारत निर्वाचन आयोग, इन तीनों प्रकार के दलों का पंजीकरण होता है। पंजीकरण अनिवार्य है और किसके यहाँ? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत निर्वाचन आयोग के यहाँ। ठीक है। जो राष्ट्रीय दल होते हैं, इनका प्रभाव कह सकते हैं कि ये सीमित किसी क्षेत्र में या किसी सीमित क्षेत्र के लिए नहीं होते हैं, ये राष्ट्रव्यापी होते हैं, पूरे राष्ट्र में ये फैले हुए होते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीय राजनीति में इनका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव हो। फैले जरूर पूरे राष्ट्र पर होते हैं, पूरे देश में फैले होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ये कतई जरूरी नहीं है कि इनका प्रभाव देश की राजनीति पर गंभीर प्रभाव हो। और इसी तरीके से जो राज्य स्तरीय दल होते हैं या जिन्हें क्षेत्रीय दल कहते हैं, इनका प्रभाव एक सीमित क्षेत्र में होता है, एक सीमित दायरे में होता है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि ये केवल उसी सीमित दायरे में ही बंधे हुए हैं। इनका कह सकते हैं कि अखिल भारतीय भी संगठन हो सकता है। ऐसे कई क्षेत्रीय दल हैं, कई राज्य स्तरीय दल हैं जिनका अखिल भारतीय संगठन है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर ये चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, संगठन जरूर है। और इसी तरीके से कुछ गैर मान्यता प्राप्त दल होते हैं, ये छोटे छोटे दल होते हैं। तो भारत में ये 3 प्रकार के दल देखने को मिलते हैं। और इसमें जो राष्ट्रीय दल होते हैं, कोई भी दल, राष्ट्रीय दल कैसे बनता है? कोई भी दल राष्ट्रीय दल कैसे बनता है? राष्ट्रीय दल कैसे बनता है? तो प्यारे साथियों, कोई भी राजनीतिक दल, ऐसा दल जिसे कम से कम 4 राज्यों में या 4 या उससे अधिक राज्यों में अगर उस दल को राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त है, तो उसे राष्ट्रीय दल के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। हमने आपको क्या बताया कि 4 या अधिक राज्यों में 4 या अधिक राज्यों में अगर राज्य स्तरीय दल के रूप में उसे मान्यता प्राप्त है, तो उसको राष्ट्रीय दल के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। और अगर इस शर्त का पालन नहीं कर पाता है वो राजनीतिक दल, तो दूसरी शर्त भी है कि जो राज्य के जो विधानसभा चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों से 4
अलग अलग राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त किया हो। 4 अलग अलग राज्यों में वैध मतों का 6% उसने मत प्राप्त किया हो, किसमें? विधानसभा चुनाव में, तो उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जा सकता है। अगर ये शर्त भी वो पूरी नहीं कर पाता है तो दूसरी चीज कि जो लोकसभा के चुनाव होते हैं और उन लोकसभा चुनाव में जो भी वैध मत पड़ते हैं, उन वैध मतों का 6% उसे मत हासिल होने चाहिए और कम से कम वो 4 सीटें जीते। हमने क्या कहा? लोकसभा चुनाव में उसे 6% वैध मत प्राप्त हों और 4 सीटें जीते। कितनी सीटें? 4 सीटें उसको जीतनी पड़ेंगी। अगर ये शर्त भी वो पूरी नहीं कर पाता है तो अगली शर्त ये है कि कम से कम वो 3 राज्यों में, कितने राज्यों में? 3 राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों का 2% सीटें जीत ले। कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की 2% सीटें जीते, तब उसे, ये 4 शर्तें आपकी हो गई कि कब किसी पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। तो पहली शर्त हमने आपको बताई कि 4 या अधिक राज्यों में उसे राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो। दूसरी शर्त, विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों में वैध मतों का 6% मत उसने प्राप्त किया हो। और तीसरी शर्त है कि लोकसभा चुनाव में 6% वैध मत उसे प्राप्त होने चाहिए और कम से कम उसको 4 सीटें प्राप्त होनी चाहिए। और चौथी शर्त है कि कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की 2% सीटें उसने जीती हों, तब उसको जाकर के राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलेगा। अगर अब बात करें कि राज्य स्तरीय दल का दर्जा कब मिलता है? राज्य स्तरीय दल का दर्जा, तो इसके लिए भी कुछ शर्तें बनाई गई हैं कि किसी भी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय दल का दर्जा कब मिलेगा। तो पहली शर्त उसके लिए ये है कि जो संबंधित या जिस राज्य में ये दल कार्य कर रहा है, उस राज्य में जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उनमें वैध मतों का 6% मत प्राप्त करे। यहाँ लिख लीजिए, संबंधित राज्य की विधानसभा चुनाव में 6% वैध मत हासिल करे और कम से कम 2 सीटें जीते। कितनी सीटें? उसको 2 सीटें जीतनी पड़ेंगी 6% वैध मत के साथ में। और अगर ये शर्त वो पूरी नहीं कर पाता है तो लोकसभा के चुनाव में 6% वैध मत हासिल करे और कम से कम लोकसभा की 1 सीट उसको जीतनी पड़ेगी। 6% वैध मत हासिल करे और कम से कम
एक सीट जीती हो। अगर लोकसभा के चुनाव में 6% जितने भी वैध मत पड़े हैं उनका 6% अगर इसने प्राप्त किया है और लोकसभा में कम से कम एक सीट इसने जीती है तो इसको राज्य स्तरीय दल के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। और इसी तरीके से जो तीसरी शर्त है वो ये है कि जो संबंधित राज्य है, संबंधित राज्य संबंधित राज्य में जो विधानसभा चुनाव होते हैं उस विधानसभा चुनाव में वो कम से कम 3 सीटें जीत ले। कितनी? 3 सीटें या फिर 3% सीटें, इन दोनों में जो भी अधिक हो। ठीक है, संबंधित राज्य की विधानसभा चुनाव में 3 सीटें जीत ले या 3% सीटें जीते। इनमें से जो अधिक हो। ठीक। चौथी शर्त ये है कि अगर इन तीनों शर्तों का वो पालन नहीं कर पाता है तो चौथी शर्त उसके लिए ये है कि लोकसभा का जो चुनाव होता है, लोकसभा की प्रत्येक 25 सीट में से वो 1 सीट जीत ले। लोकसभा की प्रत्येक 25 सीटों में से 1 सीट जीते। जो भी सीटें हैं उन प्रत्येक 25 सीटों में से उसको 1 सीट जीतनी पड़ेगी। और अगर ये भी शर्त वो पूरी नहीं कर पाता है तो एक शर्त अभी 2011 में एक शर्त जोड़ी गई है, 5वीं शर्त, वो ये है कि देखिए लोकसभा चुनाव या फिर राज्य विधानसभा चुनाव में वैध मतों का 8% मत प्राप्त किए हो। ठीक है, तो ये कुछ शर्तें हो गई कि कब किसी दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। तो प्यारे साथियों, अभी तक जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखेंगे और कल फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।